हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आपको दिख पा रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये किसी से भी छुपा नहीं है जो तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में, इसके डिटेल फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप भी सीखिए और हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो वन लाइन में फैक्ट मैंने लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। अब कैसे याद करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हो जाएंगे। और आज आपको यहाँ से वो बातें सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपने अभी तक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान इनको आयुसीएन की सेकंड सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, आयुसीएन की जो सेकंड सूची में उनको जो है किसको शामिल किया गया, तो बताओगे आप लोग राष्ट्रीय उद्यान को। लेकिन अगर हम क्वेश्चन यहाँ से बना दें कि वन्यजीव अभ्यारण्य को आयुसीएन की कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया, कौन सी सूची में शामिल किया गया, तब आपका जवाब होगा आयुसीएन की कैटेगरी नंबर 4 में, ठीक है। तो सीधा सा आपको पहली लाइन में ये बता देना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको आयुसीएन की कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो आपका जवाब यहाँ पर आएगा कि सेकंड सूची में। किस सूची में? सेकंड सूची में। अब दूसरी बात हम यहाँ से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो बताओगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये जो है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इसका जो 99% हिस्सा या फिर 90% हिस्सा हम बोल सकते हैं, इसका जो 90% हिस्सा है वो जो है वो कहाँ पर है, तो वो लखीमपुर में है। और इसका 10% हिस्सा जो है वो कहाँ पर है, तो बताओगे पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत में। अब लखीमपुर खीरी में इसका विस्तार और पीलीभीत में इसका विस्तार है। लेकिन अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप क्या बताओगे कि सर ये तो तराई रीजन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तराई रीजन में स्थित है। अब अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो तराई क्षेत्र में आते हैं, तो इसकी बात हम लोग आगे करते हैं। लेकिन आपको अभी तक क्या सीखने को मिला कि भारत में उत्तर प्रदेश स्थित एक राज्य है और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कैसा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बताओगे ये सर 2 जिलों में राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। पहला जिला कौन सा है, तो पहला जिला है लखीमपुर खीरी और दूसरा जिला है पीलीभीत। अब हम बात करते हैं कि आयुसीएन जो है, आयुसीएन की कौन सी कैटेगरी में राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है, तो आपका जवाब आना चाहिए सेकेंड कैटेगरी। अच्छा, शब्द यहाँ पर आयुषीएन आया है ना, तो आयुषीएन के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। आयुषीएन क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, और ये क्या जारी करता है, और ये क्यों जारी होता है, ठीक है, और इसकी स्थापना आखिरकार क्यों की गई थी, इसके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए स्लाइड को बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग जल्दी से नोट करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें किसकी, कि आयुषीएन की, किसकी बात करेंगे हम, आयुषीएन की, ठीक है, आयुषीएन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है, आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल। यू से क्या हो गया, यूनियन हो गया, क्या हो गया, यू से यूनियन हो गया, यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन, फॉर कंजर्वेशन नेशन, क्या हो गया, फॉर कंजर्वेशन नेशन, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये किसका फुल फॉर्म है, तो सर बताओगे ये आयुषीएन का फुल फॉर्म है। किसका फुल फॉर्म है, आयुषीएन का फुल फॉर्म है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयुषीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो बताओगे इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। फिर से बोलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी इसकी फंड कब किया गया था, इसका फंड कब हुआ था, तो बताओगे इसका फंड जो हुआ था सर वो 5 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो है ये कहाँ पर स्थित था, उस समय इसकी स्थापना किस देश में की गई थी, तब बताओगे इसकी स्थापना की गई थी सर फ्रांस में। कहाँ पर की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस में, ठीक है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, अब बात करते हैं इसकी। अब पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसे पौधे थे, बहुत सारी ऐसी पौधे की प्रजातियां थी, बहुत सारे ऐसे जानवर थे, बहुत सारे ऐसे जीव थे जो है
दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे थे, पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे थे। अब क्या करना था कि इन प्रजातियों को, इन पौधों की प्रजातियों को, इन जानवरों की प्रजातियों को, इन पक्षियों की प्रजातियों को बचाने के लिए और कौन से पौधे, कौन से जंतु, कौन से जीव जो है वो संकटापन्न है, उनको सूचित करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एक संस्था बनाई गई और ये देखा गया कि कौन कौन से जानवर लुप्त प्राय हैं, अगर वो लुप्त प्राय है तो उनके संरक्षण में काम किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था, आयुषेन की स्थापना की गई थी। अब मैंने बताया आयुषेन का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब कहाँ पर था, तो बताओगे फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। अब इसके द्वारा एक बहुत ही फेमस जो है वो सूची जारी की जाती है, बहुत ही एक फेमस बुक जारी की जाती है, बुक बोल सकते हैं। इससे बहुत सारी कैटेगरियां होती है, तो पूरे विश्व में जितने भी जानवर है, पौधे, उनकी सूची आती है, हर वर्ष आती है ये। तो हम बताएंगे उसका नाम क्या है, तो सर उसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेड डाटा बुक। और ये रेड डाटा बुक क्या करती है, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर और जीवों को जो संकटग्रस्त हैं उनकी सूची में शामिल करती है और इनके उत्थान के लिए या फिर इनके बचाव के लिए कार्यों को करते हैं ये लोग। ठीक है, कौन, आयुषियन। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में रेड डाटा सूची में टोटल कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो सर पहले डाटा जो था वो 132 का था, लेकिन अब बढ़कर जो हो गया है वो 182 प्रजातियां हो गई। इसमें पौधे की प्रजातियां शामिल हैं और दूसरा इसमें जो है इसमें जानवरों की प्रजातियां शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे पूछे रेड डाटा बुक जो है इस सूची में कितने कलर होते हैं, तो जो इस सूची में 3 प्रमुख कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला रेड होता है, दूसरा कौन सा होता है, गुलाबी होता है, और तीसरा कौन सा होता है, वो ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। ठीक है, तो लाल, हरा और गुलाबी, ये 3 कलर जो होते हैं किसमें होते हैं, तो बताओगे रेड डाटा बुक में होते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग सीख गए। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स करिए यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आयुषेन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। इसके द्वारा एक फेमस बुक जारी की जाती है, फेमस सूची जारी की जाती है, इसका नाम है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक की शुरुआत कब की गई थी, तो बताओगे 1964 में। कब, 1964 से इस सूची को जारी किया जा रहा है। और इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो जानवरों की हो या पौधों की हो जो संकटापन्न है उनको शामिल किया जाता है और उनके बचाव के लिए कार्य किया जाता है। अब हमने कहा कि रेड डाटा बुक सूची में टोटल कितने कलर होते हैं, तो बताओ इसमें 3 कलर होते हैं, हरा हो गया, लाल हो गया और गुलाबी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने बात किया आयुषियन के बारे में, अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, तो सर इसका विस्तार जो है लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत में। अभी हमने बताया कि इसका 90% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है और दूसरा जो है वो कौन सा है, तो पीलीभीत जिला है। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है ये सारे के सारे कहाँ फैले हुए हैं, ये सारे के सारे जो है वो तराई क्षेत्र में फैले हुए हैं। तराई क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर भावर क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, भावर के जो नीचे है उसको तराई बोलते हैं और ये एक्चुअली में जो ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी जिले हैं सारे, ये सारे के सारे जो भावर और तराई दोनों क्षेत्रों में आते हैं। हम एक्चुअली में इसको कह सकते हैं कि तराई क्षेत्र में है। ठीक है, तराई क्षेत्र में है। अब अगर हम आपसे बात करें कि सर उत्तर प्रदेश के जो भावर और तराई क्षेत्र में जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको टोटल गिना दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो होंगे अमेजोन के जंगल जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कहाँ पर आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है डाइवर्सिटी पाई जाएगी। अब इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है सन 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में की गई थी, जो पहले एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। पहले क्या था, ये पहले एक वन्यजीव अभ्यारण्य था और बाद में इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। अब हम बात करें कि अभी हमने कहा था कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको आयुषियन की कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो हमने कहा इनको 4वीं सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी, दूसरी सूची में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो एक्चुअली में है कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर बात करें तो 1977 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। हमने कहा कि 1966 में किसकी स्थापना होती है, तो सर 1966 में जो है वो इसका स्थापना होगी, किसकी स्थापना 1968 में, 1968 में किसकी स्थापना होगी, तो 1968 में स्थापना होगी दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान की होगी, लेकिन तब वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, तब वो क्या था, तब वो वन्यजीव अभ्यारण्य था। लेकिन 1977 में इसको बदल दिया गया और इसको कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो है ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, सॉरी, ये भारत के उत्तर में, कहाँ है, भारत के उत्तर में। ठीक है, भारत के उत्तर और पूरब में, भारत के उत्तर और पूरब में कौन सा राज्य है, तो बताओ, तो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में भी ये कहाँ पर स्थित है, तो मैं इसको भी मैप में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ये जो जिला है, ठीक है, ये वाला, ये जो बड़ा वाला ये आपको जिला दिख रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो जिला है, तो ये कौन सा है, तो ये है लखीमपुर खीरी। कौन सा है, तो ये है लखीमपुर खीरी। और ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये है पीलीभीत। ये कौन सा है, ये पीलीभीत। और अभी मैंने बताया कि पीलीभीत में केवल 10% और 90% टोटल कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं कि तराई क्षेत्र में कौन कौन से राज्य जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तराई क्षेत्र की हम बात करें तो ये वाला कौन सा है, तो ये है सहारनपुर। कौन सा है, ये सहारनपुर है, जहां पर कागज बहुत ही फेमस है। सहारनपुर के जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुजफ्फरनगर। कौन सा मिलेगा, मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर के जब और आप आगे चलेंगे तो आपको ये मिलेगा बिजनौर। कौन सा मिलेगा, तो ये है बिजनौर। तो अभी तक कितने हो गए, 2। सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, फिर कौन सा हो गया, बिजनौर हो गया। ठीक है, बिजनौर के जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाला जो है, ये है, ठीक है, मुरादाबाद। इसको क्या बोलते हैं, इसको मुरादाबाद बोलते हैं। और मुरादाबाद के जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा रामपुर। कौन मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा रामपुर। अब रामपुर के और आगे आ जाओगे तो आपको मिलेगा बरेली। ठीक है, बरेली। बरेली से आपको कुछ याद आ रहा होगा ना, बरेली में बहुत सारे झुमके गिर रहे हैं आजकल औरतों के और लड़कियों के। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बरेली के जब आगे जाओगे तो आपको मिलेगा पीलीभीत। ठीक है, ये वाला कौन सा है, तो ये पीलीभीत है। ये कौन सा है, तो ये पीलीभीत है। और ये वाला देखो, ये वाला इसका जो रीजन है, इतना हिस्सा, ठीक है, ये किसमें आता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आता है। ठीक है, अब आगे बात करोगे तो ये वाला कौन सा है, तो ये है तुम्हारा पीलीभीत। ये कौन सा है, तो सॉरी, ये है लखीमपुर खीरी। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के जब और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा बहराइच। ठीक है, ये वाला कौन सा है, तो ये है बहराइच। ठीक है, बहराइच। अब जब बहराइच के ऊपर आप चले जाओगे तो और आप आगे जब आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको श्रावस्ती। कौन सा मिलेगा, श्रावस्ती मिलेगा। ठीक है, श्रावस्ती मिलेगा। जब श्रावस्ती के और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बलरामपुर। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है बलरामपुर। बलरामपुर के और आगे आप आगे आओगे तो आपको मिलेगा सिद्धार्थनगर। कौन सा मिलेगा, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के जब और आओगे आगे आप तो आपको मिलेगा महाराजगंज। कौन सा मिलेगा, महाराजगंज। और महाराजगंज के लास्ट में जब अगर आगे आ जाओगे तो यहाँ से आपका पड़ता है, ये बिहार है और ये है कुशीनगर। ठीक है, ये कुशीनगर है। तो ये वो उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, जो तराई क्षेत्र में स्थित हैं। और तराई क्षेत्र में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इस वाले जो तराई क्षेत्र में जो जिले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये टोटल कौन सा हिस्सा है, तो ये भावर क्षेत्र। भावर के नीचे आप आओगे तो कौन सा है, तो ये तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा, कि जो तुम्हारा भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा जो है उत्तराखंड में और नेपाल वगैरह में आता है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है, तो मैंने उसकी भी बात यहाँ पर कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सहारनपुर से। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा बिजनौर के बाद मुरादाबाद के बाद रामपुर के बाद बरेली के बाद यहाँ पर पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको लखीमपुर खीरी के जैसे आप आओगे तो आपको मिलेगा बहराइच के बाद जैसे आओगे आपको मिलेगा श्रावस्ती के बाद जैसे ही आप आओगे तो बलरामपुर के बाद आओगे सिद्धार्थनगर के बाद आपको मिलेगा महाराजगंज, और महाराजगंज के बाद आपको मिल जाएगा कौन सा, तो सीधा सा मिलेगा आपको कुशीनगर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए जहां तक अभी हमने पढ़ा यहाँ तक आपके फैक्ट सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब तुमसे अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, तो आप सीधा सा बता दोगे कि ये जो है वो तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है लखीमपुर खीरी में, और जो मिनिमम पार्ट है इसका वो कहाँ पर है, तो बता दोगे पीलीभीत में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की।
चलिए अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ से, ठीक है। मान लो कि ये का पूरा जो रीजन है ये क्या है, तो ये बताओगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हमने बताया था कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो वहाँ पर जब बहुत सारे जानवर रहेंगे, बहुत सारे पक्षी रहेंगे, वहाँ पर बहुत सारे जीव रहेंगे, जंतु रहेंगे, तो इनके पीने के लिए पानी की भी आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताओ लालो। पीने की पानी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है होगी। अब इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इतने सारे जानवर है, हाथी, घोड़ा हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, बारहसिंघा हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, और बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है, हिरन वगैरह बहुत सारे हैं। अगर ये बहुत सारे हैं यहाँ पे तो इनको पीने के पानी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से, होगी ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के जो चारों तरफ से, यानी कि दो तरफ से, एक उत्तर दिशा और नीचे कौन सी, वो दक्षिण दिशा। अगर उत्तर दिशा की बात की है तो यहाँ पर एक मोहन नाम की नदी जो है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में बहती है, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में भी एक नदी बहती है जिसका नाम है सोहेल नदी। क्या नाम है इसका, नाम है सोहेल नदी। तो ये दोनों नदियां जो है उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के दोनों सिरों में बहती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से पानी अगर पीना इनको जाना है तो सोहेल नदी में चले जाएंगे, और यहाँ से जो अगर आपको पानी पीना है जानवरों को तो यहाँ कहाँ चले जाएंगे, मोहन नदी में चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर जो है ज्यादा पानी की भरमार रहती है, और जब पानी ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाएगी। मैंने कहा कि सर उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाएगी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो भूमध्य रेखा को समझते हैं। अगर भूमध्य, मान लो ये क्या है, ये एक पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये भूमध्य रेखा है। अब ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, और यहाँ से ऊपर इसके कर्क रेखा है, और नीचे कौन सी है, नीचे मकर रेखा। अब ये तुमको पता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज सीधा पड़ती है, और जहां पर भी सनरेज सीधा पड़ेंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे तापमान में क्या होगी, औसत तापमान में वार्षिक औसत तापमान में क्या हो जाएगी लालो, यहाँ पर वृद्धि होगी। और जब औसत वार्षिक तापमान में यहाँ पर वृद्धि पाई जाएगी तो सीधी सी बात है यहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जो है समुद्र होंगे, नदियां होंगी, इनका वाष्पीकरण होगा, और यहाँ से पानी जो है ऊपर उठ के जाएगा। और जब पानी ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन की क्रिया होगी, यानी कि संघनन की क्रिया होगी। और जब संघनन की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है कि संघनन से बादल बनते हैं। अब बादल बन जाएंगे तो सीधा सी बात है क्या होगी, बादल के बाद यहाँ पर जब बादल ज्यादा बनेंगे तो वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियां ज्यादा पाई जाएंगी। अब वनस्पतियां ज्यादा पाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है जब वनस्पतियां ज्यादा है, जंगल ज्यादा हो गए, पेड़ पौधे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर जीव जंतु का बसेरा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर जीव जंतुओं का बसेरा ज्यादा होगा वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर बारिश ज्यादा होती है अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, आगे। अब चलते हैं हम आगे। तो आपको पता होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में कौन सी नदी बहती, बताओगे मोहन नदी। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में कौन सी नदी बहती, तो सोहेल नदी बहती। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ अन्य फैक्ट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 490 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है, 490 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं बाघ हो गया, बारहसिंघा हो गया, भालू हो गया, हाथी हो गया और पांडा हो गया, ठीक है। अगर पांडा को सीधे अपने शब्दों में बोले तो इसको कहते हैं चीन का भालू। आप लोगों ने नहीं देखा है, डोंट वरी, मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब दूसरी बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो आप सबको पता है कौन सा है, तो बारहसिंघा जो है यहाँ का क्या है, वो राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं आपको यहाँ पर चित्र भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो ये बारहसिंघा है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, राजकीय पशु है। आपको पता है ये हाथी राजा बहुत बड़े सूंड हिलाकर कहाँ चले, ये वही है, ठीक है। और मेरे घर में आओ ना, डोंट वरी भैया, मेरे घर में बताना, हाथ जोड़ रहा है आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी, तो ये है पांडा महाराज जी, देखो कैसे सोए हैं, ठीक है। और ये कहाँ का है, चीन का पांडा है, ठीक है, यानी कि चीन का भालू इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा, देखो 2 कलर में है, यहाँ पर सफेद है इसका और ये काला है, ठीक है। तो ये ऐसे ये सोया करता है ज्यादातर, ठीक है। और ये इनकी तो बात ही मत करो भैया, हमें मत देखना डॉन भैया,
आपसे बड़ा डर लगता है तो एक काम करो, तुम दूसरे को देख लो। जो ये लड़के जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं ना, जो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, तुम इनकी तरफ देखो। जो हमारी वीडियो देख रहा है उसकी तरफ बताना आप, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले, ठीक है। तो यहीं तक दोस्तों आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही मनोरंजन टॉपिक के साथ, जो बहुत ही फेमस टॉपिक्स होते हैं, उनसे प्रश्न ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की बात करेंगे अगले दिन, ठीक है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय।